देश शहीद हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कही थी, जुल्मतों के दौर में एक बड़ा अजाब आएगा, अगर यही हालत रहा हुकूमत का तो एक बड़ा इंकलाब आएगा। सिंह जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी जब उनको फांसी हो रही थी, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन मिट्टी मेरे हिंदुस्तान की हो। सर क्या होता है, कुछ चीजें नेचुरल होती है, उसको हम नहीं रोक सकते। एक एयरपोर्ट बन गया, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है। अगर हल्का सा पानी कोई आ गया, कोई नुकसान तो नहीं होगा किसी देश को, अपने देश को। अगर हल्का सा पानी आ गया, उसके लिए हम अगर एलिगेशन लगाना शुरू कर दें तो बहुत गलत चीज है। सर क्या होता है कि मैंने सरकार को कई बार लिख के दिया, कांग्रेस सरकार को भी लिख के दिया, बीजेपी सरकार को भी लिख के दिया कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसके अंदर आर्मी के ऑफिसर होने का, आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं उनका होना बहुत जरूरी है। जिस दिन उन डिपार्टमेंट के अंदर आर्मी के ऑफिसर अगर बैठ गए जाके तो वो डिपार्टमेंट बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। कई बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे, वो आज 2025 हो गया है, आज तक उन्होंने किसी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया। तो इंटरव्यू उनको देने की जरूरत है जब देश में सारे अच्छे काम हो रहे हैं। तो अभी एक रिपोर्ट आई थी और वो रिपोर्ट भी जस्टिस लीग से ही आई थी कि भारत के अंदर 2022 से लेके 2024 के बीच में 20% ज़्यादा केस पेंडिंग स्टेट में चले गए हैं। और ओवरऑल की मैं बात करूं तो भारत में करोड़ों ऐसे केस है जिसके ऊपर अभी तक वर्डिक्ट पेंडिंग है। सर ऐसा कुछ नहीं है। 2014 के बाद अगर देखेंगे, जब से मोदी सरकार आई है, केसों का निपटान जल्दी होने लगा है, बिल्डिंगें अच्छी हो गई हैं, जुडिशियल ऑफिसर आगे तादाद में बढ़े हैं। आज अगर आप देखें, जुडिशियल ऑफिसर जितना काम कर रहा है डेली रूटीन में, 10 दिन का काम 1 दिन में कर रहा है। सर ये कहा है कि जो भी केस हमेशा डिले होता है, क्लाइंट की वजह से डिले होता है। कोर्ट ने कहा कोई पेपर दो, हम टाइम पर पेपर नहीं देंगे क्लाइंट, तो लॉयर कहाँ से कोर्ट में पेपर पूरे करेगा, फिर वो कोर्ट से डेट ले लेता है जी। लॉयर हमेशा क्लाइंट को बचाने के लिए हमेशा रहता है जी, कि कैसा ना कैसा मेरा केस सेफ रहे। लेकिन जो क्लाइंट है वो अपना केस को ना आगे ढंग से चलाना चाहते हैं। आज भी अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी 60 या 70% जुडिशरी ऐसी है जो बीमार रहती है, दवाइयों पे जी रही है, फिर भी काम कर रही है। हमें जुडिशियल ऑफिसर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो इतना वर्क करने के बाद भी कैसे काम करें, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू आपका इतना प्यार देने के लिए आम आदमी की आवाज़ को। और मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने कम टाइम में आपने हम सबको इतना प्यार दिया, हमारी वीडियोस को इतना लाइक किया। रिसेंट पास्ट में हमारी वीडियोस का जो व्यूज़ काउंट है वो 5 लाख से ऊपर हो चुका है और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबको एक बात और बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले आप सब लोगों का प्यार देख के हमने एक पॉल निकाला था, क्योंकि हम आम आदमी की ही आवाज़ को लोगों के घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने उस पॉल में लोगों से पूछा कि वो क्या सवाल पूछना चाहते हैं, और अभी तक हमने जितने भी गेस्ट स्पीकर्स को बुलाया है हमने उनको ऑप्शंस दिए कि वो किसको और सुनना चाहते हैं। तो मुझे ये बोलते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उन्होंने इस बार फिर से हमारे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल श्रीमान स्वदेश बंसल जी को चुना है आज के फिर वार्तालाप के लिए। तो आइए श्रीमान स्वदेश बंसल जी का स्वागत करते हैं आम आदमी की आवाज़ में, और करते हैं कुछ ऐसे जनरल बातों पे चर्चा जो देश में हर दिन चर्चा का विषय बने हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आम आदमी आवाज़ के चैनल के जो जितने भी स्टूडियो के जितने भी साथ में सहयोगी हमारे, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे चैनल में दोबारा बुलाया है। सर जैसा कि हमने अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस भी किया था कि क्योंकि लोगों की डिमांड भी है और हमारे पास केवल इंडिया से नहीं बाहर से भी, चाहे वो दुबई कह लो, चाहे वो यूएई हो, चाहे इवन यूके हो, लंदन से हमारे पास बहुत सारे व्यूज़ आए, इंडियन कम्युनिटी एज वेल एज फॉरेन कम्युनिटी से, कुछ यूएस कम्युनिटी के भी, फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया से भी कुछ सवाल आए हैं। तो सर जैसे मैंने आपसे बात की थी, हम वहाँ भी जल्दी आपके साथ वहाँ पर भी एक शो करेंगे, वहाँ भी एक जनरल ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, वाद विवाद करेंगे, संवाद करेंगे। तो थैंक यू सर अगेन हमारी ऑडियंस को इतनी सही राह दिखाने के लिए। और आज जो हम आपसे बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो वही आम सवाल हैं जो हमारी जनता ने भेजे हैं। इस बार हम आपसे वो सवाल करेंगे जो हर एक व्यक्ति आज की डेट में इंस्टाग्राम,
फेसबुक, यूट्यूब या जो भी डिजिटली एक्टिव है वो ये सवालों के जवाब, डिस्कशन या कह सकते हैं कि आपकी राय जानना चाहता है। तो सर सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपने देखा होगा कि देश में ना अमीर और गरीब का जैसे ये गैप बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ जैसा आप देखते हैं आजकल हर चीज़ छोटे से 1 मिनट में वायरल हो जाती है, चाहे वो अदानी जी ने कोई शो किया हो, चाहे अंबानी जी ने कोई इवेंट किया हो, सेलिब्रेशन किया हो, या बिजनेस जगत की बात करें कि कोई नई प्लानिंग अंबानी जी, अदानी जी लेकर आए हैं, या कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन लेकर आता है जो आम आदमी की नज़रों में एक एक गैप और डिवाइड का काम करता है। सर देश में लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या भारत की सरकार अंबानी जी और हमारे श्रीमान अदानी जी इनके टूवर्ड्स बायस्ड है। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों देश में कोई और व्यापारी इतना आगे नहीं बढ़ रहा है जितना अंबानी अदानी जी बढ़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वो बढ़ रहा हो लेकिन लोगों को इसके बारे में इतना जागरूकता भी नहीं है। तो सर ये हो क्या रहा है देश में? क्या सच्ची में अमीर और गरीब का जो ये फासला है बढ़ रहा है, या भारत सरकार बायस्ड है, या केवल ये लोगों का नजरिया है? सर देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जो इस चीज़ की बात है, नॉलेज है, किसी को पूरी नॉलेज नहीं है। आज देखिए हमारे देश की जो इकोनॉमी चल रही है, उनका इनकी योगदान कितना परसेंटेज है। अगर आप हमारी इकोनॉमी में देखेंगे तो अपने अंबानी जी और अदानी जी, इनका योगदान सबसे ज़्यादा है। आप सपोज करिए आज कोई गवर्नमेंट का टेंडर निकलता बड़ा, उसमें कितने भागीदार हैं। ऐसा कोई व्यापारी, हमें कोई उद्योगपति ये कह दे जी मैंने भी टेंडर अप्लाई करा था, मुझे नहीं मिला, केवल अंबानी को मिला या अदानी जी को मिला, ऐसा कोई नहीं है। हमने केवल एक मुहिम छेड़ रखी है कि अंबानी जी और अदानी जी का नाम बदनाम कर दें। बस उनको ये कह दें कि वो दिल्ली इंडिया की गवर्नमेंट से मिले हुए जी, उन्हीं को टेंडर मिल रहे हैं। आप मुझे कोई तीसरा उद्योगपति ऐसा बता दे कि जिसने जो गवर्नमेंट टेंडर निकाल रही है, जो इंटरनेशनल टेंडर निकल रहे हैं, वो किसी तीसरे उद्योगपति ने अप्लाई करा हो, उसको ना मिला हो। जो अदानी जी और अंबानी जी हमारे देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, कोई कमजोर नहीं कर रहे। लेकिन हमारे मन में व्यूज ऐसे हैं, जो यूट्यूबर चैनल है वो कहते हैं जी ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन डॉक्यूमेंट किसके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, केवल अपने व्यूज बढ़ाने के लिए वो आगे चल रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं कर रहे। सर लेकिन डॉक्यूमेंट तो एक एक बहुत कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट के सर, पास एक्सेसिबल है, बट लोग तो केवल न्यूज़ के बेसिस पर ही डिस्कशन, एनालिसिस और अपनी बात को समझते हैं। सर आपके पास ये आज कहते हैं कि आज हमें किसी एयरपोर्ट का निर्माण करना है, कोई नया एयरपोर्ट बनाना है, या कोई हमें नया रेलवे स्टेशन बनाना है, तो पहले हमें ये देखने पड़ेंगे कि उसके लिए टेंडर कितना है और कितने आदमी इसको पूरा कर सकते हैं। जो बड़े बड़े टेंडर होते हैं वो हर आदमी बस की बात करना पूरा नहीं है। आज मैं किसी एक आम आदमी तो मैं टेंडर पूरा कर दोगे, कहेगा नहीं जी। केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये कहानी चल रही है। आज गवर्नमेंट का कोई बड़ा टेंडर निकलता, कोई तीसरा उद्योगपति निकल कर आया हो कि मैंने भी कोई टेंडर अप्लाई करता, मुझे नहीं मिला, केवल एक भ्रम फैला रखा है जी अदानी जी अंबानी जी। पहले हमारी आम पब्लिक को दिखना पड़ेगा कि देश की अर्थव्यवस्था में इनका कितना योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है जी। आज इतने गैस की सप्लाई है बाहर से आ रही है, अगर कोई तीसरा आदमी कहते मैं पूरी कर दूं, हमें बता दे जी। कम से कम ये तो है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े उद्योगपति हैं जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे से चला रहे हैं और भारतवर्ष का नाम विदेशों में भी रोशन कर रहे हैं। सर नाम तो आपकी बात अच्छी है कि वो बढ़ा आज रहे हैं। तक नहीं, एक मिनट पहले मैं आपको आपकी बात बाद में सुनूंगा, लेकिन सबसे पहली बात यह है, आज तक कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आया है हिंदुस्तान के अंदर? जैसे हर आदमी कहता है जी अमेरिका में ये हो गया, फ्रांस में ये हो गया, ये हो गया, लेकिन आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आया है जहां ये दिखाएं कि इनके खिलाफ कोई एलिगेशन है? आज तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आया? केवल बात ही बात चल रही है और कुछ नहीं है जी। बस हमारी देश की अर्थव्यवस्था को शिक्षा चला रहे हैं। आज मैंने आपको पहले बताया है कि जो बड़े बड़े टेंडर होते हैं वो हर आदमी बस की बात लेना नहीं है। आज हमें कहते हैं कि आज हमारे हिंदुस्तान में 500 हमें हवाई जहाज चाहिए, हर आदमी उठ के कहेगा जी ये अंबानी अदानी को मिलेगा। तीसरा कोई उद्योगपति आया उसको लेने के लिए टेंडर को? कोई नहीं आया जी। केवल एक नाम बदनाम करने के लिए एक चक्रू चलाया जा रहा है बस जी, कि देश की इकोनॉमी कैसे खराब हो, और कुछ नहीं है। तो सर आपकी बात मैं समझ गया। आई थिंक लोगों को इससे कुछ राह भी मिली होगी। आपने सही बोला कि हो सकता है एक लोगों ने धारणाएं बना रखी हैं, प्रेजुडाइज हैं लोग। बट सर एक बात ये बताइए कि अगर अंबानी अदानी जी ही सक्षम है हर बड़ी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन या डेवलपमेंट के लिए, तो कैसे भारत का जो उभरता हुआ व्यापारी है वो कैसे आगे आ सकता है? क्योंकि ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी सही भी है कि गवर्नमेंट ने ओपन टेंडर्स, आजकल एक जेम पोर्टल भी है, सब लोग टेंडर भर सकते हैं, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि कितना ट्रांसपेरेंट है ये सिस्टम?
कि टेंडर निकलने के बाद भी बैकएंड के अंदर क्या पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी गई कि किसको चूज किया जा रहा है, क्वालिटी मैटर करती है नहीं करती है। मैं आपसे एग्जांपल की बात करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जब बहुत ज़्यादा बारिश का फ्लो हुआ भारत के अंदर, तो जो एयरपोर्ट था, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट भारत का एक बहुत पॉपुलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसकी छत भी टपकती हुई नजर आई। तो लोगों ने ये बोला कि जब इतने ज़्यादा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, इतने बड़े बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, आर्किटेक्ट और इतनी बड़ी टीम प्लानिंग के बाद भी अगर इतने इतने हाई प्रोफाइल एरिया की छत टपक सकती है, तो फिर क्या ही कारण है इतने बड़े बिजनेसमैन्स को ये कॉन्ट्रैक्ट देने का। फिर तो आम व्यापारी भी इस चीज़ में भागीदार हो सकता है अगर रिस्क हर जगह है तो। सर साहब ऐसा होता है कि हम लोग अपनी केवल काम पूरा कर सकते हैं। जो नेचर है, नेचर कब क्या कर दे आप कुछ नहीं कह सकते। आज हमारे घर के अंदर अगर हम इन्वर्टर लगाते हैं तो खराब हो गया, हल्का सा परेशान से। आप देखो गवर्नमेंट तो मेट्रो रेल चला रही है, अगर वो चलते रुक जाए तो ये थोड़ी कहेंगे प्रधानमंत्री जी ने रोक दी। सर क्या होता है, कुछ चीज़ें नेचुरल होती है, उसको हम नहीं रोक सकते। एक एयरपोर्ट बन गया, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है। अगर हल्का सा पानी कोई आ गया, कोई नुकसान तो नहीं होगा किसी देश को, अपने देश को। अगर हल्का सा पानी अगर उसके लिए हम अगर एलिगेशन लगाना शुरू कर दें तो बहुत गलत चीज़ है ये। हमें कम से कम ये सोचना चाहिए हम पहले कहाँ पे थे और आज कहाँ पर है, ये देखें हम। पहले आम आदमी की जो आय होती 2-3 हज़ार रुपये होती थी, और आज मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति कम से कम महीने के 20 हज़ार से कम कमाता नहीं है। आप पहले का एयरपोर्ट देखो और अब का एयरपोर्ट देखो, अगर हल्का सा पानी आ गया, हम उसके लिए अगर प्रधानमंत्री को दोष देना शुरू कर दे या जिसने बनाया उसको दोष देना शुरू कर दे, बिल्कुल गलत बात है। हमें उस दोष देने की बजाय उस कमी को पूरा करने के लिए उनको मेल करें, मैसेज करिए आप ऐसा कर लो तो अच्छा लगेगा। तो मतलब आपका कहना यही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं। वो बाय नेचर हो रही हैं, बस हम केवल मिलके उसका समाधान करें तो बेहतर है, रादर देन उंगली या फिर किसी एक को दोषी ठहराने के बजाय। अब मैं छोटी सी एक बात कहता हूँ, चलते चलते अगर सड़क में गिर जाए तो कहेंगे जी मोदी साहब ने सड़क गलत बना दी। सड़क गलत कैसे हो गई जी? मेरे पाँव में, घुटने में हल्का दर्द आता, पाँव में हल्का सा मुड़ता गिर गया, तो इसमें सरकार कहाँ से दोषी हो गई? जो सड़क बनाने वाला ठेकेदार है वो कहाँ से दोषी हो गया इसमें? तो हर चीज़ हमें दोष दूसरों को नहीं देना चाहिए, हमें खुद को ये देखना चाहिए कि आज इतना बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, पूरे कंप्लीट हो रहे हैं, टाइम पर सब कुछ हो रहे हैं, ये कुछ अच्छी खुशी की बात है ये। बट सर जैसा आपने अभी ये बोला, अब इसी पे एक बात करते हैं कि जैसे आपने बोला कि लोकल जो सिविलाइजेशन में जो लोकल इश्यूज होते हैं, चाहे वो एमसीडी के हो चाहे कोई भी हो, पहले तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता था कि दिल्ली में सरकार एक्स पार्टी की है, सेंटर में सरकार वाई पार्टी की है, स्टेट से इतना प्रेशर है। लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार, जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसके बावजूद भी अगर ये इश्यूज हो रहे हैं तो अब किसको दोषी ठहराएगा एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी? क्योंकि नाउ दे हैव ऑल द रिसोर्सेज, उनके पास खुद की मशीनरी है, खुद के एग्जीक्यूशनर्स हैं, तो अब क्यों ये इश्यूज आ रहे हैं फिर अभी? सर क्या होता है कि मैंने सरकार को कई बार लिख के दिया, कांग्रेस सरकार को भी लिख के दिया, बीजेपी सरकार को भी लिख के दिया कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसके अंदर आर्मी के ऑफिसर होने का, आर्मी के जो ऑफिसर होते हैं उनका होना बहुत जरूरी है। जिस दिन उन डिपार्टमेंट के अंदर आर्मी के ऑफिसर अगर बैठ गए जाके तो वो डिपार्टमेंट बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। जैसे एक दिल्ली का ही बताइए, या दिल्ली होता तो एमसीडी, यहाँ पे आप कितना भी वर्क करो लेकिन यहाँ के जो स्टाफ है वो काम करने को तैयार नहीं है। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन काम नहीं होता। आज अगर एक आर्मी का ऑफिसर अगर बैठ जाए इसमें, जो भी पब्लिक कंप्लेंट होगी कुछ होगी इसका निवारण होगा। दिल्ली पुलिस है, इसमें चीफ आर्मी का ऑफिसर होना चाहिए ताकि पब्लिक की जो परेशानी वो दूर हो। डीडी है, आर्मी का ऑफिसर होना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड है, आर्मी का ऑफिसर होना चाहिए। दिल्ली अपना विद्युत बोर्ड है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, यहाँ आर्मी का ऑफिसर। ये 5-6 डिपार्टमेंट ऐसे हर स्टेट के अंदर, यहाँ कुछ टाइम के लिए आर्मी का ऑफिसर होना बहुत जरूरी है। अगर वो हेड होगा तो जितनी बदमाशी दूर होनी हो जाएगी। मैं तो सरकार को कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो 5-6 डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे आप आर्मी के ऑफिसर को अपॉइंटमेंट कर दीजिए, 3 महीने में आपको उसका रिजल्ट आपका आना शुरू हो जाएगा। तो मतलब सर लेकिन आर्मी के ऑफिसर से होगा क्या ना सर? आर्मी के ऑफिसर से क्या होगा कि आज जो हमारे ऑफिसर हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनके नीचे है, काम करने को कोई तैयार नहीं है। पब्लिक चिट्ठी लिखती रहती, कोई सुनवाई नहीं होती इस पर। आर्मी के ऑफिसर के पास अगर कोई चिट्ठी जाएगी उसके स्टेट के अंदर, वो आगे नीचे ऑफिसर को काम करो, अगर काम नहीं करोगे तो वो सस्पेंड कर देंगे। तो आदमी की जब नौकरी जाने वाली होगी वो तुरंत काम करेगा। तो सर अगर आर्मी के अफसर को ही अगर लाना है तो फिर हमारे जो लोकल लीडर्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एमएलसी हो गया, एमएलए हो गया, फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी सर? उनकी वो केवल इलेक्शन जीतने के लिए उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, काम करने के लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप ये देखिए इलेक्शन से पहले वो कहाँ रहते हैं और इलेक्शन के बाद वो कहाँ रहते हैं।
तो आप ये कह रहे हैं कि उनके पास और भी कई विषय हैं जहां पर वो बिजी हैं, उनका काम मेन नहीं प्लानिंग का नहीं है। सर, बिजी बिजी कोई नहीं है, वो काम करना ही नहीं चाहते बस जी। सबसे बड़ी कहानी ये है। ऐसा कि अगर मैं आगे कोई बात करूंगा तो पुराने टाइम में एक फिल्म आई थी वीर जारा, शाहरुख खान की। वो एक डिफेंस का ऑफिसर होता है, उसकी बाद में क्या हालत होती है आखिर तक वो आप सबको पता है। तो यहाँ पे किसी ऑफिसर का नाम बोलना, किसी नेता का नाम बोलना बहुत ही गैर कानूनी है हिंदुस्तान के अंदर। सर इसी पे एक सवाल हमारे पास आया जो आप लोगों को काफ़ी चर्चा के विषय में रहता है। एक कंसेप्ट आया, आज चल रहा है भारत में, हेट स्पीच। अभी क्या हो रहा है कि भारत के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि अगर हम लोग सरकार के खिलाफ, या मैं उसको और बेहतर तरीके से बोलूँ कि हम लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर ओपनली एक्सप्रेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच को हेट स्पीच का नाम देकर हमारी जो सरकार है, FIRs, ये कह सकते हैं कि हमारे ऊपर एक तरीके की स्क्रूटनी बैठाती है और कहीं ना कहीं आवाज़ दबाई जा रही है, ऐसा हमारे यूथ को लग रहा है। तो क्या सर ये भारत में चल रहा है, या फिर लोग इसको किस नज़रिए से देख सकते हैं, कितनी अपनी बात वो बोल सकते हैं, ताकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हम कहते हैं कि हेल्दी क्रिटिसिज्म एक ऐसा कंसेप्ट है डेमोक्रेसी के अंदर जिसके अंदर ये माना जाता है कि हम अपनी आवाज़ को, अपने व्यूज़ को ओपनली रख सकते हैं, लेकिन उसको हेट स्पीच का जो नाम दिया जा रहा है, जिसको कहकर हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, तो इसको लेके भी सर यूथ बहुत परेशान हो रहा है आजकल। सर ये चीज़ें केवल यूट्यूब पे दिखाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है इतना। कोई रिसेंट ऐसा आपके सर पास? क्या क्या होता है, आप एक बात समझिए, अगर गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट ला रही है पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लेके आती है, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लाने से पहले पब्लिक को कहती है कि आपका अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन है, आप इसमें कोई अपने सुझाव देना चाहते हैं, वो हमें दीजिए ताकि हम उस हिसाब से चले। ये कितनी अच्छी बात है जी। ये केवल मैंने आपको बताया कि 99% जो यूट्यूबर्स में दिखाया जा रहा है, जब केवल फाल्स एंड फैब्रिकेटेड है, केवल व्यूज को बढ़ाने के लिए बस। आप समझिए बात को। अब जैसे कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट हमेशा कहती है आप अपनी प्लानिंग हमें दीजिए। जब देश का बजट आता है, तो बजट आने से पहले पब्लिक को ये कहा जाता है कि अगर आपके कोई व्यूज है वो हमें दीजिए ताकि हम उस पर देखें, अगर अच्छा लगे हम उसको देखेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब वो ये कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग भी हो रहा है, और ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो पाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। साहब सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमारे घर के पास कोई अगर गड्ढा खुद गया, सड़क हल्की सी टूट गई, हम चाहे तो एक कट्टा सीमेंट लगा के उसको दूर कर सकते हैं। हम करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, 5, 7, 10 करोड़ उसके अंदर भी लगाते हैं, लेकिन हमें 1,000 रुपये खर्च करने को तैयार नहीं। क्यों? वो खर्च करेगी तो दिल्ली सरकार करेगी, केंद्र सरकार खर्च करेगी। हम अपने घर के बाहर गंदगी है तो पड़ी रहेगी गंदगी, हम उसको दूर नहीं करेंगे। अगर सफाई कर्मचारी आएगा सरकारी तो उसको लेके जाएगा, नहीं तो नहीं लेके जाएगा। हम लोगों के जो थिंकिंग है हमें उसको अच्छा बनाना पड़ेगा। अगर कोई सरकार में किसी चीज़ की कमी है तो हमें उस चीज़ की कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, कभी नहीं निकालनी चाहिए। सिविल सेंस तो इज एन डेफिनेटली एन इशू। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको काम ना करने दिया जाए, कमी ही निकालते रहो जी। कमी को दूर करना चाहिए, उस बुराई को दूर करना चाहिए, बुराई को और नहीं बढ़ाना चाहिए। आज हमारा देश ऐसा है हिंदुस्तान, जहाँ हमें कोई भी चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम हर चीज़ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देश को आगे नहीं बढ़ने दे रही, हम इंपोर्ट करते जा रहे हैं, जबकि हमें देश में कोई चीज़ इंपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे बताया कि अपने अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अगर टैरिफ चल रहा, कुछ चल रहा, आगे प्लानिंग तो देखो क्या चीज़ प्लानिंग है। हम उस प्लानिंग को नहीं देख रहे, केवल लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कहानी करते जा रहे हैं। कह रहे हमारे मोदी साहब कुछ नहीं कर रहे, हम अदानी साहब पे ये एलिगेशन लग गए, अदानी साहब पे हो गए, ये सब बेकार की बात है सारी जी। हमारा देश पहले भी आत्मनिर्भर था, आज भी आत्मनिर्भर है। आई थिंक लोगों को अवेयरनेस करने की ज़्यादा ज़रूरत है डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जिसका यूज़ अभी केवल, जैसा आपने बताया कि व्यूज़, वीडियोस या कुछ भी ऐसा बोल दिया विच इज़ नॉट वैलिडेटेड बाय एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट लीगल सोर्सेज ऑल्सो। सो ये बात आपकी अच्छी लगी सर। इसी पे एक ना बहुत आपने देखा होगा आजकल एक बहुत मीम्स भी चल रही है, और अभी जैसे आपने देखा होगा भारत के अंदर लोग एनिमल राइट्स को लेके लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। वैसे तो भारत के लोग एनिमल्स की देखभाल के लिए, चाहे वो एक अपने घर के अंदर एक डॉग को पेट बनाना हो, या उसका पालन पोषण करना हो, या कैट का करना हो, या कोई भी ऐसा एनिमल विच इज़ अंडर द परव्यू ऑफ बीइंग अ पेट, तो हालांकि भारत के लोग इसको लेके एक्टिव तो रहते हैं। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और जो आज तक चल रही है, कि जो अभी हमारे अनंत अंबानी जी ने एक बहुत अच्छा और एक बहुत बहुत
नोबल प्रोजेक्ट शुरू किया वंतारा के अंदर, जो एनिमल्स को एक प्रॉपर एक एक शेल्टर दिया, वहाँ पे उनकी केयर की। और सिर्फ ये वो एनिमल्स हैं जो थोड़े डिजीज वाले एनिमल्स हैं, जिनको कोई इलनेसेस है, चाहे वो एलिफेंट्स कह लो, चाहे अदर ऑल ऑल रेलिवेंट एलिमेंट्स विच कैन कम टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो वैसे तो इसको लेके लोग वर वेरी एक्साइटेड और लोग होपफुल थे। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ सर्टेन नेग्लिजेंस कह सकते हैं, या फिर ऐसा कोई पॉइंटर आया सामने जिससे लोगों को आई थिंक कुछ चीज़ डायरेक्टली या वो अवेयर नहीं थे, तो जिसको देख के लोग ये कह रहे थे कि भाई एक PIL फाइल हुई अभी हमारी रेलिवेंट ऑनरेबल कोर्ट्स के अंदर कि भाई हाउ कैन अ पर्टिकुलर स्पेशली अ कैपिटलिस्ट वो एनिमल्स को एक पर्टिकुलर अपने खुद के आर्टिफिशियल सेंटर्स में कैसे वो रख सकते हैं। इसको लेके बहुत ज़्यादा मिक्स्ड व्यूज़ आए, कुछ पॉजिटिव आए, कुछ नेगेटिव आए। तो जहाँ पर पहले लोग इस चीज़ को लेके एक्साइटेड थे, लोगों ने ये कहा कि भाई ये कैसे कर सकते हैं, इट्स नॉट द राइट वे, उनके अप्रोचेस क्या है, मेथड्स क्या है, गवर्नमेंट ने कैसे रेगुलराइज कर दिया किसी पर्टिकुलर कैपिटलिस्ट को, एनिमल्स को एक शेल्टर देने के लिए। तो उसके लिए बहुत मिक्स व्यूज आए, PIL भी गई। तो लोग जानना चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है, मतलब बेसिकली अभी अभी करंट स्टेटस क्या है, कोर्ट ने क्या कोई ऑर्डर पास किया है, या रियलिटी क्या है बेसिकली। सर क्या है, सबसे बड़ी चीज़ मैंने बताया, ये जो यूट्यूब पे चल रही है, कहानियाँ बनाई जा रही है। आप देखिए जो अनंत अंबानी साहब हैं, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा। अगर मुझे कभी मिलने का मौका मिला तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। असल में अगर देखा जाए तो अनंत अंबानी साहब नोबल पुरस्कार पाने वाले होने चाहिए। ओके। वो कैसे, आप देखिए एक बच्चा इतना बीमार रहता है, फिर उसने एक जू खोला बीमार सबके लिए। हमें उनका सहयोग करना चाहिए, हमें उनके लिए आगे बढ़ना चाहिए। हम उनके लिए आगे तो नहीं बढ़े, हमने उनकी बुराई करनी शुरू कर दी। उन्होंने कम से कम जो एनिमल्स होते हैं, जो ना बोलने वाले जीव हैं, उनके लिए कुछ अच्छा ही सोचा है, कोई गलत तो कुछ सोचा नहीं। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई उद्योगपति मुझे बता दो जिसने ऐसा कोई सोचा हो। हर उद्योगपति केवल अपने फायदे के लिए सोचता है। आपको पता है कि कितना करोड़ों रुपए महीने कितना खर्च होता है जी इस चीज़ के लिए। आज हम घर में अगर एक कुत्ते की जगह, अगर एक डॉग की जगह अगर 2 डॉग पाल लें तो हमें उनको दूध पिलाना मुश्किल हो जाता है जी। ट्रू। आज वो कितने एनिमल्स को रख रखे, एलिफेंट्स हैं, लॉयंस हैं, कितने बीमार जीवों के अच्छे अच्छे डॉक्टर सब कुछ रखे हैं। हमें उनको धन्यवाद करना चाहिए, उनको योगदान में कुछ ना कुछ करना चाहिए कि आप आगे बढ़िए। बल्कि मैं तो उनको कहता हूँ कि हर स्टेट के अंदर आप ऐसा बनाइए। लेकिन बनाने तो दूर की चीज़ है, उन्हीं पर एलिगेशन लगने शुरू हो गए। मैंने आपको बताया ना जी, हिंदुस्तान के अंदर आप कोई भी अच्छा काम कर लो, काम आप बाद में करेंगे, पहले उसकी शुरुआत उल्टी हो जाएगी। अगर आज जो जिन्होंने इन्होंने इतना अच्छा काम करा, मैंने कहा इनको तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। बल्कि मैंने लिख के दिया है वर्ल्ड में उनको। ओके, आपने कुछ अच्छा। मैंने लिख के दिया है कि जो ऐसा बच्चा जो कितना बीमार रहता है फिर भी उसने इतना बड़ा जू बनाया है, बीमार जो ना बोलने वाले उनके लिए सब कुछ करना, ये करना, तो नोबेल पुरस्कार अब की बार इनको मिलना चाहिए। मेरी कोशिश जारी है, मैं तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी, हर कंट्री के जितने भी प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, हम सबको मिल के भेज रहा हूँ इस बात के लिए कि हमारे देश के जो अनंत अंबानी साहब एक बच्चे हैं जिन्होंने इस बारे में सोचा, इतना करोड़ों रुपए अरबों रुपए महीने खर्च कर रहे हैं। नहीं तो हर व्यापारी की इच्छा होती है कि अगर मैं 1 रुपया खर्च करूं तो उसका मुझे 100 रुपये मिलना चाहिए। ये पहले पूरे वर्ल्ड में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके और करोड़ों अरबों रुपए महीने खर्च कर रहे हैं बिना किसी अपने फायदे के। कभी आपने देखा कभी उनके जू का प्रचार होता हो? कोई नहीं देखा जी। केवल ये होता है वर्ल्ड के अंदर कहीं भी कोई जानवर एनिमल बीमार है, इलाज से ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, हम उसका ट्रीटमेंट करें। लेकिन इन्होंने सोचा, बल्कि हमारे तो देश के हर हिंदुस्तानी को ये होना चाहिए कि महीने का 100 रुपये हर नागरिक को, इन्होंने अगर कोई ट्रस्ट बना रखा है इस चीज़ के लिए, हमें हर नागरिक को 100 रुपये इनको देना चाहिए। सर प्रॉब्लम वो नहीं है, बट प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी की है कि लोग सबसे पहले सवाल कर रहे हैं कि जो इनके मेथड्स हैं ऑफ रिहैबिलिटेटिंग, जो एक राइट वर्ड है, एनिमल्स को रिहैबिलिटेट करने के जो इनके मेथड्स हैं, हाउ राइट आर दे। फिर लोग ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने भी ऐसे जूज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे गवर्नमेंट के जो हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स हैं, वो जैसे इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर्स है, वो देखभाल कर रहे हैं। तो क्या कोई प्राइवेट मोटिव है, वेंडेटा है इन कैपिटलिस्ट का फॉर ओपनिंग एनी जू? बिकॉज लोगों के माइंडसेट जनरली ये रहती है कि कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहा है या फिर एग्जीक्यूट कर रहा है तो डेफिनेटली देयर आर सम एस्पेक्ट्स या फिर कोई पर्सनल बेनिफिट्स है दे वांट टू क्लेम। सर ऐसा कोई इनका कोई पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया जो यूट्यूबर्स हैं वो केवल अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा करते रहते हैं। क्या होता है, गवर्नमेंट हर चीज़ काम करने में सक्षम नहीं है। अब ये जो गवर्नमेंट बड़े बड़े टेंडर देती है वो क्यों देती है? खुद करने में सक्षम नहीं है, सक्षम, ये फिर भी देती है। अगर एक बच्चे ने एक अच्छी प्लानिंग बनाई
कि मुझे ऐसा जू खोलना चाहिए, तो उसने क्या गुनाह कर दिया मुझे बताइए। बल्कि ये तो हिंदुस्तान के अंदर तो इनको मैं कहता हूँ भारत रत्न मिलना चाहिए इनको, ऐसे बच्चे को जिसने इतना बड़ा सोचा। आप ये देखिए, मुझे बताइए, अनंत अंबानी जी ने जो जू खोला, कोई प्रॉफिट कमाया क्या उससे? बट सर ये कहीं विजिबल है यार सर समझे सर, मैंने आपको होता है कुछ चीजें ऐसी होती है कि अब जैसे क्या होता है, हमारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल बने हुए हैं, डॉक्टर भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल चले बड़े डॉक्टर हैं। मैं केवल सिंपल ये जानना चाहता हूँ कि कभी अनंत अंबानी साहब ने इसका ऐड करा कभी? सेकेंडली, कोई इन्होंने इसका कोई प्रॉफिट लिया? वो आप मुझे कहीं बता दीजिए। मैं तो अभी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को लिखने को तैयार हूं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। बल्कि आज हमारे एनिमल्स के बारे में जितना इन्होंने सोचा है, किसी ने सोचा तो आप मुझे बताइए जी। जी सर, आप तो डेफिनेटली मैंने डॉक्यूमेंटेशन जो पढ़ते रहते हैं। मैंने जो रिसर्च करा, सब कुछ करा है। एक बच्चे ने जो इतना बड़ा काम करा, इतना पैसा खरबों रुपए लगाए इस चीज के लिए, वो कम नहीं है जी। आज अभी कुछ टाइम पहले पता चला कुछ जानवर बीमार हो गए थे जी, उनका ट्रीटमेंट होना मुश्किल था। अगले बच्चे ने अपनी गाड़ियां भेजी, ट्रक भेजे, ये भेजे दूर से 400-500 किलोमीटर से, वो एनिमल आए, उनका ट्रीटमेंट करा। वो सब उनके जंगलों में क्या क्या गुनाह कर दिया जी उन्होंने। सबसे बड़ी बात कि मैं वही रिपीट होकर वही बात आती है, अगर आप कोई अच्छा काम हिंदुस्तान में करना चाहेंगे तो आप कर नहीं सकते। जैसे कि आज अपने घर में एक प्याऊ लगा लीजिए गर्मी के अंदर, प्याऊ क्या होता है सर? कि जो भी आदमी आएगा गर्मी के अंदर, मैं उसको रूह अफ़ज़ा पिलाऊंगा फ्री में। अच्छा, प्याऊ मतलब का फ्री मतलब होता जल है, सेवा। प्याऊ का मतलब होता है जन सेवा। जैसे पुराने टाइम में धर्मशाला होती थी, अच्छा, कि आज कोई भी गर्मी के अंदर आएगा तो उसको सबको मैं रूह अफ़ज़ा पिलाऊंगा, ताकि गर्मी में उसको राहत मिले। आज अगर आपने प्याऊ खोल लिया रूह अफ़ज़ा पिलाने का, और अगर आपके पड़ोसियों को पता चल गया कि आपने प्याऊ खोला है रूह अफ़ज़ा पिलाने के लिए, तो वो आपकी हर जगह कंप्लेंट करनी शुरू कर देगा, ऐसे प्याऊ क्यों खोल लिया, क्यों पानी पिला रहा फ्री के अंदर जी। हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप अपना दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। आज जो हमारे मोदी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज क्या होता है, जिस आदमी का काम मोदी साहब ने नहीं करा, जिस पार्टी का काम मोदी साहब ने नहीं करा, जो पहले मोदी साहब की पार्टी में था, बाद में मोदी साहब की पार्टी से हट गया, वो एलिगेशन लगा रहा है जी। आई थिंक उन लोगों को आपको डर नहीं है कि या तो वो डर सच नहीं बोल सर, रहे हैं। वो कहते हैं हमारे पास ये डॉक्यूमेंट, मैं कहता हूँ कोई सी चीज सामने लेकर आओ, कोई चीज है तो। आपको पता है, आज हम अगर अपने प्रधानमंत्री के बारे में या राष्ट्रपति के बारे में गलत बोलते हैं, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी डाउन होती है। बिल्कुल सर, ये तो इवन आई एम ऑफ द सेम आइडिया कि एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बाहर के लोग देखते हैं, और उससे कहीं ना कहीं वो ये आकलन लगाते हैं कि भारत के अंदर अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, और उसको लेके डेफिनेटली, बिकॉज आज की डेट में वी आर ग्लोबलाइज, राइट, एवरीथिंग इज अब इंटरकनेक्टेड। कई बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 2014 में आए थे और आज 2025 हो गया है, आज तक उन्होंने किसी पत्रकार को, किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। तो इंटरव्यू उनको देने की जरूरत है जब देश में सारे अच्छे काम हो रहे हैं। तो ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को के बजाय जो उनके जो स्पोकमैन होते हैं वो बोलते हैं। प्रधानमंत्री हर चीज के बारे में क्या बोलेगा जी? वो तो अगर कुछ बोलेगा तो पब्लिक को सब कुछ सबको बताएगा। एक पत्रकार को अकेले में उसको बताने क्या जरूरत है, मुझे बताइए। वो कौन सा गलत काम कर रहा है जो पत्रकार को बताएगा? कहते हैं जी वो अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे। एक प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाने की क्या जरूरत है, मुझे बताइए। पब्लिक डिग्री देख के उनको क्या करेगी? आप सबसे पहले मुझे बताइए। कुछ पत्रकार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे, उनको डिग्री दिखाने की क्या जरूरत है? मुझे पहले आप ये बताइए, उनकी डिग्री देखकर पब्लिक क्या करेगी? आप सबसे पहले मुझे बताइए। नहीं सर, लेकिन जो आपने बात बोली, थोड़ा सा मैं अपना विचार अलग रखता हूँ इस मामले में। बात सिर्फ डिग्री की नहीं है, बात उनकी क्षमता पे इसलिए आ रही है क्योंकि भारत के अंदर एजुकेशन, शिक्षा के ऊपर इतना ज़्यादा जोर चल रहा है। तो जब भारत के हर नागरिक, हर व्यक्ति को शिक्षा पर इतना जोर दिया जा रहा है, तो जब एक व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसका ये सवाल होता है कि शिक्षित आदमी को लीड करने के लिए उनका जो लीडर है, अगर वही शिक्षित नहीं है तो जिसको देखकर लोग आगे फॉलो करते हैं, सीखते हैं, तो क्या समाज में एक मैसेज जाएगा कि जिसका लीडर ही शिक्षित नहीं है वो देश शिक्षित कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग, अगर आज की डेट में मैं शाहरुख खान जी या अमिताभ बच्चन जी या किसी और भी बड़े नेता को प्यार करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, तो मैं उनको सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं उनकी गतिविधियों को अपने निजी जिंदगी में अपनाता हूँ क्योंकि मुझे उनसे प्रेम है, मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। तो उसी तरीके से अगर शिक्षित देश का लीडर ही शिक्षित नहीं होगा, लोगों की, मैं अपनी विचारधारा नहीं कह रहा हूँ, मैं लोगों के ही विचार कह रहा हूँ जो लोगों ने हमें कमेंट्स दिए, कि अगर देश का लीडर ही शिक्षित नहीं है तो फिर देश के जो लोग हैं जो शिक्षित होना चाहते हैं, शिक्षा का इतना प्रचार हो रहा है, वो कैसे प्रेरित होंगे? सर आप मुझे बताइए, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कोई बंद करा है?
स्कूल बंद करें, कॉलेज बंद करें, उन्होंने कॉलेज स्कूल को आगे बढ़ाया है। आप मुझे बताइए कि एजुकेशन और हेल्थ के मामले में 2014 से और 2025 तक हमारा देश आगे ही बढ़ा है, कमजोर नहीं हुआ जी। सबसे बड़ी वो कहानी है ना कि जैसे मैंने बताया कि ये जो यूट्यूबर चल रहे जी डिग्री, मुझे बताए प्रधानमंत्री की डिग्री देखने से उनको क्या फायदा होना है, मुझे बता दीजिए। प्रधानमंत्री ने कभी कोई अनएजुकेटेड बात करी हो? कभी उन्होंने हेल्थ की ना बात करी हो? वो तो कहते हैं कि आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए, सब रोजगार होना चाहिए। कभी उन्होंने कभी ये कहा हो कि कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहिए? तो मुझे बताओ। उन्होंने हमेशा ये कहते रहे कि अगर आपके घर के आसपास कोई गंदगी है, कुछ है, उनको साफ सुथरा स्वच्छ रखो। उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? लेकिन सबसे बड़ी कहानी नहीं, जो यूट्यूबर जो चल रही है आजकल, क्या है कि अगर आप देखेंगे 2 साल से मैं, जबकि आज तक मोदी साहब से नहीं मिला हूं, मैं कहता हूं कि मैं मिला हूं, लेकिन मैं उनके विचारों को हमेशा जब जाता सुनता हूं। उनके जैसे कोई वीडियोस होते हैं, उनको घुमा काट पीट के उल्टी सीधे ढंग से दिखा देना कि मोदी साहब आगे खड़े हो गए, पीछे खड़े हो गए, उनको ये सब बेकार की बात है। आप ये देखिए कि पहले हमारा देश कहाँ पे था और आज कहाँ पर है। कई जने कहते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी गिरी है, क्या जीडीपी गिरे, कहाँ गिर रहा है, मुझे बता दीजिए। अगर आज प्रधानमंत्री, मैंने आपको पहले भी वही बात कही है कि अगर आज कोई देश में अच्छा काम करना चाहे वो नहीं कर सकता है बिल्कुल भी। प्रधानमंत्री साहब ने कौन सा गलत काम किया? आप कई बार आज कहते हैं प्रधानमंत्री हमेशा वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, आपको पता है इंडिया से अमेरिका जाने कितना टाइम लगता है? सर वही 35 से 40 घंटे लगते हैं जी। इससे कम तो लगते नहीं है। प्रधानमंत्री जी का जो हवाई जहाज होगा वो 30 घंटे पहुंच जाएगा बस, या 32 घंटे पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली। प्रधानमंत्री जब भी अमेरिका गए तो कितने दिन में वापस आए? 3 दिन के अंदर। उन्होंने सारा समय तो आसमान में निकाल दिया। अमेरिका में 2-3 घंटे रुके, 2-3 घंटे क्या घूम लेंगे? आप ये देखो प्रधानमंत्री जी जब भी जहाँ कहीं जाते हैं कितने दिन में वापस आते हैं, और वहां पे कितने दिन की ट्रेवल उनकी, ये देखिए पहले, क्योंकि पब्लिक को तो पता कुछ है नहीं। और जो यूट्यूब पे चलाने वाले हैं वो ऐसा उल्टे सीधा कहते कहते हाँ जी कर रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि दिल्ली से अमेरिका जाने में 1 घंटा ही लगता है बस, उनको पता ही कुछ नहीं है जी। अगर हर आदमी आंकड़ा देखने लग जाए कितना टाइम लगता है, कितनी देर वो कहाँ घूम रहे हैं, कुछ नहीं घूम रहे जी। वो तो हमारे देश की इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए बाहर जा रहे हैं जी। आज वो तो हमारा देश कितना आगे बढ़ चुका है जी। आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर का हो जाएगा जी। नहीं, जापान से आगे तो हम लोगों की जीडीपी निकली है, अभी तो स्टेटस आया ही है। नहीं, सबसे बड़ी कहानी क्या है कि पहले हमारी इंडियन करेंसी कोई पूछता नहीं था। पहले हमें हर जगह डॉलर, यूरो, दिनार वगैरह चलाने होते थे। आज हमारी इंडियन करेंसी सबसे पहले आगे चलती है जी। लेकिन कहानी क्या है, यूट्यूबर में जो उल्टी सीधी कहानियां दिखानी उनकी जी। ये यूट्यूबर जानते हैं आधे जो ये उल्टी सीधी कहानी कौन दिखा रहे हैं? कौन सर? जिनको मोदी सरकार से रिलीफ नहीं मिला, कभी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मतलब वो एक तरीके से रिवेंज फीलिंग से चला बिल्कुल रहे हैं। हकीकत बात है। अब आप देखिए जो कई बार गवर्नमेंट की हायर अथॉरिटीज है जो एक्स हो चुकी है, रिटायरमेंट हो चुकी है, वो कहती है ये हुआ। उनसे अगर कोई पूछे जिस टाइम आप ऑन पोस्ट थे आपने उस समय क्यों नहीं बोला, तो देश का सबसे बड़ा देशद्रोही कौन हुआ? वो एक्स ऑफिसर जो उस टाइम बोला, उस टाइम क्यों नहीं बोला। जैसा कि आप लोगों ने ना, बहुत सारे लोगों ने, एक नहीं बहुत सारे लोगों ने एक सवाल के ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक किया और कमेंट किया कि ये सवाल सर से पूछा जाए कि सर आप, जैसा आप खुद लीगल फ्रेटर्निटी का पार्ट है, सबसे बड़ा मुद्दा जो भारत के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी जुडिशरी है, जिसके ऊपर लोगों को इतना उम्मीद है, इतना होप है कि कोई भी प्रॉब्लम हो हम आज 1 मिनट में जुडिशरी रिलीफ लेना चाहते हैं। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई थी, और वो रिपोर्ट भी जस्टिस लीग से ही आई थी, कि भारत के अंदर 2022 से लेके 2024 के बीच में 20% ज़्यादा केस पेंडिंग स्टेट में चले गए हैं। और ओवरऑल की मैं बात करूं तो भारत में करोड़ों ऐसे केस है जिसके ऊपर अभी तक वर्डिक्ट पेंडिंग है। तो ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा कि भाई इतनी सारी कोर्ट्स हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्किंग आवर्स भी बढ़ा दिए हैं, तो वर्डिक्ट्स अभी भी देर में आ रहे हैं, कितने सारे केसेस पेंडिंग है, कई लोग अभी भी परेशानियों से झूल रहे हैं, उनको इसकी वजह से आर्थिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो वाई दिस इज़ नॉट इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहा है अभी तक ये? सर ऐसा कुछ नहीं है। 2014 के बाद अगर देखेंगे, जब से मोदी सरकार आई है, केसों का निपटान जल्दी होने लगा है, बिल्डिंगें अच्छी हो गई हैं, जुडिशियल ऑफिसर आगे तादाद में बढ़े हैं। आज अगर आप देखें जुडिशियल ऑफिसर जितना काम कर रहा है डेली रूटीन में, 10 दिन का काम 1 दिन में कर रहा है सर। ओके।
पहले वर्क ज़्यादा नहीं हो पाता था, लेकिन आज के टाइम में 10 दिन का काम जुडिशियल एक दिन में कर रहा है, वो कितना ज़्यादा काम कर सकता है बताइए। फिर भी वो दिन रात लगा रहता है। अगर फिर भी हम ये दोष कोर्टों को देंगे तो सही नहीं है। आज हमारी कोर्ट अगर जिंदा है तो हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक जिंदा है जी। अगर कोई डिले हो रहा है, कोई केस कोई डिले हो रहा है, तो वो केवल क्लाइंट की वजह से डिले होता है, मतलब डिले होता है जी। कोर्ट की वजह से कभी डिले नहीं होता। कोर्ट किसी भी वर्क को करने के लिए 8 तारीख में तो केस को निपटा देती है जी। क्लाइंट की वजह से क्या मतलब है सर आपको? तो क्लाइंट का मतलब ये होता है, जैसे जज ने कहा जी कि आपका जो केस है वो मेंटेनेबल नहीं है, अब इसके मैं पूरा क्लियर बताओ। वो कहेगा जी मैं अगली डेट पे बताऊंगा। अब अगली डेट पे बताएगा तो अगर मैं तो देखिए, मतलब आई एम सेल्फ लॉयर, मैं किसी लॉयर के बारे में कुछ नहीं कह रहा। मैं सिंपल ये कहा है कि जो भी केस हमेशा डिले होता है क्लाइंट की वजह से डिले होता है जी। कोर्ट ने कहा कोई पेपर दो, हम टाइम पर पेपर नहीं देंगे क्लाइंट, तो लॉयर कहाँ से कोर्ट में पेपर पूरे करेगा? फिर वो कोर्ट से डेट ले लेता है जी। लॉयर हमेशा क्लाइंट को बचाने के लिए हमेशा रहता है जी, कि कैसा ना कैसा मेरा केस सेफ रहे। लेकिन जो क्लाइंट है वो अपना केस को ना आगे ढंग से चलाना चाहते जी। कभी तारीख पे नहीं आना, कभी ये कहना जी कि मेरे घर में कोई एक्सपायर हो गया, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कुछ हो गया। आज अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग देखेंगे तो 99% जो डिले है वो क्लाइंट की वजह से डिले है सर। कोर्ट तो अपना काम टाइम पे कर रही है। आज तो कोर्ट हर जुडिशियल ऑफिस टाइम पर बैठ जाता है। मैंने आपको क्या कहा, 10 दिन का काम वो एक दिन में कर रहा है। आपको पता है जुडिशियल ऑफिसर कितने बीमार रहते हैं फिर भी वो काम कर रहे हैं। हमें उनको थैंक्स कहना चाहिए, आप इतना वर्क करें। हम उनको थैंक्स नहीं कह रहे, उन पर एलिगेशन ही लगाए जा रहे हैं जी। तो अगर सर ये प्रॉब्लम है तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जिसका भी केस चल रहा है, वो भी क्लाइंट आप बात कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं हद तक जो भी लॉयर्स हैं, जजेस हैं, वो बताते रहते हैं कि आप जल्दी कीजिए, आपका केस डिले हो रहा है, इनको खुद भी पता होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो अब मैं आपके सामने एक और फैक्ट रखता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक रिपोर्ट निकली थी जिसमें ये बोला गया था कि हर साल एनुअली 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं अगर उनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं और वो पेंडिंग है तो यदि अगर जिस भी व्यक्ति का केस चल रहा है और उसको इससे प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसको एक्सपेक्ट क्यों नहीं करते? साहब सबसे बड़ी बात है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी रिपोर्ट आ रही है, ये रिपोर्ट सही नहीं है। वो रिपोर्ट सही इसलिए नहीं है कि उन्होंने केस की शुरुआत से लेकर एंड तक नहीं देखा उस चीज़ को कि इसमें गलती किसकी है। ओके, डेटा है बट एनालिसिस नहीं है, मतलब कहना चाहता मतलब हमारे हिंदुस्तान के अंदर केवल डाटा ही चलते हैं, एनालिसिस नहीं चलते जी कि हुआ क्यों, कि क्यों हुआ और ऐसी चीज़ क्यों हुई है। वो चीज़ कोई देखने को तैयार नहीं है। केवल एक एलिगेशन लगाना है कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर सही ढंग से काम नहीं कर रहे। वो कितना काम करेंगे जी? एक आदमी की हद होती है। अगर आप एक मशीन को ज़्यादा चलाओगे तो मशीन भी फट जाएगी जी। ओके, हम लोगों को डाटा की इकट्ठा करने के बजाय उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए शुरुआत से लेकर आखिर तक। कितना लंबा डिले क्यों हुआ? डिले केवल क्लाइंट की वजह से होता है जी। लॉयर अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहा है, जुडिशियल ऑफिसर पूरी ड्यूटी निभा रहा है। आजकल तो ये भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस है हर हफ्ते 15 दिन हर महीने में अपनी रिपोर्ट भेजेंगे कि उन्होंने कितना वर्क करा है जी। इससे ज़्यादा क्या होगा जी? कितनी उन्होंने एविडेंस कराई है, कितने जजमेंट पास करी है, कितने और वर्क करा है। इससे ज़्यादा क्या करेंगे जी जुडिशियल ऑफिसर? अकाउंटेबिलिटी मतलब पूरी है। मतलब असल में मैंने बताया जो यूट्यूबर पे जो कहानी चल रही है वो सच्चाई नहीं है बिल्कुल जी, और पब्लिक उसी को सच्चाई मान लेती है। सर इसी पे लोगों का एक सवाल और आया और इससे तो लोग सबसे ज़्यादा परेशान है। मैंने आपको वही बताया ना कि जो रिच और पुअर का डिवाइड है इंडिया, उसमें इतने सारे फैक्ट्स, प्रेजुडाइसेस और लोगों की मिथ से हो सकता है, बट लोगों के दिमाग में एक चीज़ और है कि आज की डेट में अगर कोई हाई प्रोफाइल केस है तो उसका ट्रायल जल्दी होता है, लेकिन उसी कॉन्ट्रारी पे अगर कोई मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति है, या तो उसको लीगल एड नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो इतना स्पीडी ट्रायल नहीं होता, जिसकी वजह से उसे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली भुगतना पड़ता है। तो आप तो सारा दिन सर सेवा भी, चाहे वो लीगल सेवा हो, चाहे आप हाई प्रोफाइल केसेस हो, आपने तो काफ़ी बैकग्राउंड देखा है पिछले 30+ ईयर्स के अंदर, तो आपका सर इस पर क्या व्यू है कि क्या ये ट्रू है या फिर एनी प्रेजुडाइज है कोई? है सर क्यों मैं आपको सब प्रेजुडाइज से ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे कई जुडिशियल ऑफिसर जो लोअर कोर्ट के थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थे, वो ज़्यादा वर्क करने की वजह से हार्ट अटैक आ गया उनको जी, और भगवान के पास चले गए। ओके, केवल काम करने का शौक था उनको बस। और आज भी अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी 60 या 70% जुडिशरी ऐसी है जो बीमार रहती है, दवाइयों पे जी रही है, फिर भी काम कर रही है। हमें जुडिशियल ऑफिसर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो इतना वर्क करने के बाद भी कैसे काम करें। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन आदमी की वो ये कि अगर क्लाइंट की हमेशा आदत क्या रही है
कि मैं पहले दिन कोर्ट में जाऊं, पहले दिन मेरा सब कुछ हो जाए। कोर्ट के लिए पक्ष पार्टी और विपक्ष पार्टी दोनों बराबर है। ये नहीं होता कि जज विपक्षी पार्टी को अपनी गोद में बिठा लेता है। उसके लिए दोनों पार्टी बराबर है, दोनों आमने सामने खड़ी होती हैं, टाइम पर निर्णय होता है। हम लोगों की जो यूट्यूबर की जो कहानी है ना, बड़ी अजीब से, मैंने आपको क्या बताया कि 70% जुडिशरी ऐसी है जो दवाई खा खा के ओवरलोड वर्क कर रही है, फिर भी कि पब्लिक को न्याय मिले, फिर भी हम उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई किसी बड़े आदमी बड़े हॉस्पिटल या एजुकेशन के बारे में कंप्लेंट करते, कोई सुनवाई नहीं होती। अभी जैसे मैंने बताया कि देश के लिए मैंने अभी जंतर मंतर में कोई एक आदमी डोसा बेचता है, ओके, वो टैक्स की चोरी करता है। वो जो टैक्स की चोरी करता है, मैंने गवर्नमेंट को लिखा, इससे कम से कम आज तक 30-40 करोड़ रुपए की चोरी करी है। अच्छा, जीएसटी डिपार्टमेंट को भी लिखा, एनडीएमसी की जगह उसको भी लिखा मैंने, एनडीएमसी को दिया। तो उन्होंने कहा जी प्रूफ करो। मैंने कहा जी प्रूफ तो जब भी कर सकता हूँ, आप मेरे साथ चलो, वहाँ पे कोई डोसा खा के देखो, अगर वो कोई बिल देता आपको तो आपको पता चल जाएगा, नहीं बिल देता पता चल जाएगा। तो आपने ऐसा क्या देखा कि आपको लगा कि वो टैक्सी चोरी करता है? सर क्या होता है कि एक आदमी एक कोई भी चीज़ 60-70-80 रुपये बेच रहा है, ओके, और दिन में अगर वो 50-60 हज़ार की चीज़ बेच रहा है तो कितना गवर्नमेंट का टैक्स बनेगा? हम गवर्नमेंट टैक्स देते, वो टैक्स बच रहा है, वो ब्लैक मनी बन रहा है। दूसरा क्या है, एक आदमी की 2 फुट की दुकान है, उसने 50 फुट की जगह घेर रखी है। फूड, अब देखिए ना, एक उस आदमी जो दुकान खोल रखी है, फूड एडल्ट्रेशन वाले पैसा खा रहे हैं, एनडीएमसी वाले की जो उसने जगह घेर रखी है सरकारी जगह, उस पर पैसा खा रहे हैं, जीएसटी वाले पैसा खा रहे हैं, इनकम टैक्स वाले पैसा खा रहे हैं, लेबर डिपार्टमेंट वाले पैसा खा रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट को कितना नुकसान कर रहा है ये देखिए। केवल क्या कहानी कि वो एक पॉलिटिकल आदमी जगह है इसलिए कुछ नहीं करेंगे, तो हमारे देश को नुकसान कितना पहुंच रहा है अभी देखिए। वो तो है ही कि टैक्स फ्रेमवर्क में अगर ज़्यादा लोग आए आप तो कभी वही जाके देख लीजिए, मेरे हिसाब से उसने हाथ से बिल काटने शुरू करें। हाथ से बिल काटने मतलब क्या होता है कि दिन में अगर 500 व्यक्ति अगर कुछ खा रहे हैं तो 5 बिल काट दो, 450 बिल मत काटो। ओके। तो गवर्नमेंट की निगाह है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर उनसे पैसा कमीशन ले रहे हैं, तो आप क्या कर लूंगे जी, आम आदमी क्या कर लेगा? सर अब मैं आपसे वो सवाल सामने रखता हूँ जो आप ही की फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोगों ने पूछा है। जैसे मैंने आपको बताया कि सर खुद ही लीगल फ्रेटर्निटी का पार्ट है, तो पुलिस कम्युनिटी के बहुत सारे, इवन फ्रॉम ए गुड हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स या लो रैंकिंग ऑफिशियल्स, एवरीवन, उन्होंने बहुत इमोशनल सवाल अपने सामने रखा है कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे डेली कम्युनिटी के साथ उनके लिए इतना काम हम करते हैं, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ वेरी फ्यू नेगेटिव एलिमेंट्स कह सकते हैं, उसकी वजह से पूरी पुलिस कम्युनिटी को सुनना पड़ता है, तो आप जानते ही हैं। तो उन्होंने ये सवाल रखा है कि शहीद का जो दर्जा है वो केवल एक आर्मी के जवान को ही क्यों मिलता है, जबकि ग्राउंड लेवल पे भारत की करोड़ों जनता के साथ जो इंटरेक्शन है वो मेन पुलिस करती है। तो ये बहुत इमोशनल सवाल है, उनके आत्मसम्मान की बात है। क्या सरकार इसके लिए भी कुछ विचार कर रही है? क्या ऐसा कुछ आपके अभी रिसेंट एक्सपीरियंस में आया या आप भी इस पर कुछ काम कर रहे हैं? थोड़ा इस पर बताइए सर। सर मैंने क्या है, इसके लिए सरकार को समय समय पर मैं लिखता रहता हूँ। जैसे हमारे देश के जो जवान सरहद पर खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार आज अगर हम अंधेरे में कहीं से आ रहे हैं और हमें डर है कि हमें लूटपाट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, हमारा कत्ल ना हो जाए, तो हमें अगर कोई सड़क पर एक पुलिस वाला कर्मी अगर चलता हुआ दिखाई देता है तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है कि हम सुरक्षित चल रहे हैं। तो मैंने सरकार को कई बार लिखा कि हमारे देश के जवान जो हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, हर स्टेट के शहीद होते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट इसके बारे में शायद मेरे से विचार भी कर रही है। मैंने देश के कई प्राइम मिनिस्टर को भी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी, होम मिनिस्टर को कई बार लिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर विचार चल रहा है कि जो हमारी पुलिस का जवान है उसको शहीद का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो मैं उनको शहीद का दर्जा दिलवा के रहूँगा जी। तो मतलब ये तो सर बहुत एक खुशी की बात है हमारी पुलिस फ्रेटर्निटी के लिए, जो आए दिन इतना हेट लेते हैं आम जनता से, फिर भी उन्हें कोई क्रेडिट नहीं मिलता, वो चाहते भी नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप इसे पहले से काम कर रहे हैं, और जल्दी हम भी उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा कोई रेगुलेशन आए जिससे उनको भी आत्मसम्मान में वृद्धि मिले और लोगों के अंदर भी पुलिस फ्रेटर्निटी को लेके एक और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। सर लोगों ने एक चीज़ और बोली कि जो आपने कुछ वक्त पहले इंडिपेंडेंस डे पे आपने एक स्लोगन बोला था, लोग वही स्लोगन आपसे दोबारा सुनना चाहते हैं। शायद से आपने कुछ इनकलाब पे बोला था या आपने औरत पे अत्याचार को लेके बोला था।
सर ऐसी एक दो स्लोगन्स और बोल दीजिए ताकि लोगों के हौसले और बुलंद हो जाए और वो भी देश में चल रही क्रांति में बढ़ चढ़ के वर्चस्व लेके हिस्सा ले सके सर और हमारा देश को आगे बढ़ा सके सर सर। हमारा हमेशा पूरे वर्ल्ड में एक ही नारा रहा है, जब तक भूखा इंसान रहेगा, महिलाओं पे अत्याचार रहेगा, धरती पे तूफान रहेगा। जब तक भूखा इंसान रहेगा, महिलाओं पे अत्याचार रहेगा, महिलाओं पर अत्याचार रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। धरती पे तूफान रहेगा। दूसरा, हमारे शहीद भगत सिंह जी एक बात कह गए थे कि अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। क्या मतलब हुआ सर, इस बात को समझा नहीं मैं। कि मतलब कि हमारे प्रत्येक देश के भारतवासियों को इनकलाब की भावना होनी चाहिए। इनकलाब की कि अगर हम किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो उसमें देश क्रांति लिखी जानी चाहिए। सर हमारे देश के जो देश शहीद हुए हैं उन्होंने एक ही बात कही थी, जुल्मतों के दौर में एक बड़ा अजाब आएगा। जुल्मतों के दौर में एक बड़ा अजाब आएगा। अगर यही हालत रहा हुकूमत का तो एक बड़ा इनकलाब आएगा। सर एक बार रिपीट कर दिए सर, बड़ा अच्छा लगा ये। जुल्मतों के दौर में एक बड़ा अजाब आएगा, अगर यही हाल रहा हुकूमत का तो फिर इनकलाब आएगा। भाई क्रांतिकारी की भावना सर पूरी है आपके अंदर। भगत सिंह जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी जब उनको फांसी हो रही थी, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन मिट्टी मेरे हिंदुस्तान की हो। हिंदुस्तान, बहुत अच्छे सर। जब उनका अदालत में कोर्ट में केस चल रहा था तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी शहीद भगत सिंह जी ने। भगत सिंह जी, अच्छा। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ादी जिए हैं और आज़ादी में। आज़ादी में, बहुत अच्छा। ये तो सर भारत के सभी लोग आज भी फॉलो करते हैं कि हौसले आगे बढ़ाओ। वो इसी पे एक शेर मुझे भी याद आया कि जो उड़ान होती है वो कभी पंखों से नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है हमेशा। जब भगत सिंह जी जेल में थे तो उन्होंने कहा जी अपने घर वालों को आप कोई पत्र लिखना चाहते हैं, तो उनको एक कागज और एक कलम लाके उनको दे दी। अच्छा, तो जेल में लिखा मतलब भगत सिंह जी ने? हाँ। ओके। जब उनको फांसी हो रही थी उससे कुछ दिन पहले जेलर ने भगत सिंह साहब से पूछा कि आप कुछ घर वालों को चिट्ठी लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, तो उनको एक कागज और पेन दे दिया गया। शायद वो लेटर अभी तक हमारे पास सुरक्षित होगा देश में। बिल्कुल सर, संग्रहालयों में तो हो गई। तो क्या मतलब कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, उन्होंने क्या लिखा, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, वाह वाह। अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। वाह, थैंक यू सर। आपकी ये शेर शायरी सुन के मेरे में इतना हौसला बढ़ गया, तो जनता तो वैसे ही तत्पर खड़ी है। तो भगत सिंह जी बातों से बड़े, जब उनको फांसी हो रही थी तो वो हंस रहे थे, उनको दुख नहीं था। जो साथ में थे उनके सहयोगी दो थे, तो उन्होंने कहा मैं फांसी हो जाएगी, अब इस देश का क्या होगा। तो बोला आज हमें फांसी हो जाए, हमें फांसी की कोई दिक्कत नहीं है, आज हमें फांसी होगी, कल नए जवान और खड़े हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इस देश को कौन संभालेगा। हमारा देश आज नहीं कल आज़ाद हो जाएगा, आज़ाद तो उसको होना ही है, अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़ेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में इस देश को कौन संभालेगा इसकी चिंता है बस। मेन बात सर अच्छी हुई है। सर लास्ट एक की बता दीजिए, भगत सिंह का कोई प्रिंसिपल भी आप फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में? सारे फॉलो करता हूँ जी। आप तो खुद ही सर डेफिनेटली लीगल। नहीं, मैं तो उनकी जो बातें लिखी गई, उन्होंने किसी अपनी प्रेमिका को घर को पत्र नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कि अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो इनकलाब भी लिखा जाएगा बस। क्योंकि वो भारत को ही अपना प्रेम समझते थे। वो कितनी छोटी उम्र में उनको फांसी हुई देखिए आप।